हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, फाइनली हम लोग आज उस क्लास में आ चुके हैं जहां पर हम लोगों का क्लास 10th का एकदम अंतिम चैप्टर का आज अंतिम क्लास होने वाला है, हिस्ट्री का। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का एमसीक्यू सेशन। बच्चों, इस क्लास में हम लोग सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस तरीके से आपका ये जो लास्ट चैप्टर है ये आपका एंड कर जाएगा। यहां के बाद आपको पूरी तरह से हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, और आप इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से जो है आप डीपली इसका फायदा ले सकते हैं। आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके और अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इससे आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हम समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा बच्चों, आज के क्लास का कंडीशन, जैसा कि हमारा हर चैप्टर का कंडीशन होता है, आज हमारे सामने एक कंडीशन होंगे आज के क्लास को अटेंड करने के आपके सामने कुछ शर्तें हैं। तो ये पहले शर्तों को हम डिस्कस करें कि ये शर्त ये है कि सबसे पहली शर्त आपको जो है सो बोर्ड पर जो है सो बहुत ही ज्यादा ध्यान बना करके रखना है, अटेंशन बना के रखना है, ताकि आप जो है वो एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाए। यदि आपने इस चैनल के माध्यम से पहले इसका थ्योरी पेपर पूरा पढ़ चुके हो, यदि सारा आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, तभी आप आकर के इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करें, क्योंकि यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको एक भी एमसीक्यू समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा कंडीशन, पहला तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चैप्टर को, इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो आपको जवाब देने में बड़ी कठिनाई होगी। उसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको लास्ट में उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप जवाब दे पाते हैं, फिर लास्ट में जब सेशन अंत कर जाएगा, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना टोटल मार्क्स बताने हैं। जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा उसे मैं शाबाशी दूंगा, उसके लिए आपके पास एक समझ लीजिए एक रिप्लाई होगा मेरा। तो इस तरीके से आप जो है एक शर्त के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। और आज का क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंडीशन के साथ, और इस कंडीशन को बड़े अच्छे से पालन करना है, इसलिए ध्यान से जो है चैप्टर को देखना है, पढ़ना है, सीखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का आगाज करते हैं। आप जुड़ जाइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, हमारा एमसीक्यू सेशन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, सबसे पहला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाएंगे आप, पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आज का क्लास होने वाला है, और ध्यान से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? चैप्टर का नाम ही है मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सबसे पहला मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? जवाब देना है, पहले ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं उस लिस्ट में जिसमें आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया होगा, यह है चीन। सबसे पहला चीन ही वो देश था जहां पर सबसे पहले मुद्रण की तकनीक आई थी, लेकिन वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं था, बस शुरुआत हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर कौन सी क्रांति हुई? आप सोचो कि पहले जब हाथ से छपाई होती थी, जब मशीनें आ गई तो मशीनों की वजह से कौन सी क्रांति होती है? जब मशीनें आई और मुद्रण बहुत फास्ट हुआ तो कौन सी क्रांति होगी? रूसी क्रांति होगी, राष्ट्रीय क्रांति होगी, मुद्रण क्रांति होगी या फ्रांसीसी क्रांति होगी? आई होप आप लोग अभी तक जवाब तो दे ही चुके होंगे। इसका जवाब होना चाहिए मुद्रण क्रांति, मतलब इसके आने से मुद्रण क्रांति हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये आ चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़े पहले, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चीन में किस शैली की किताबें छापी जाती थी? तो जब चाइना में हाथों की छपाई चलती थी तो किस शैली की किताबें बनती थी? कोरियन, भारतीय, अकार्डियन या रैक शैली? तो आपके सामने जवाब होगा अकार्डियन शैली। अब ये अकार्डियन शैली ऐसी शैली होती थी जिसमें काठ के तख्तों के ऊपर छपाई करके और उसे किनारों से सिल दिया जाता था, और इस तरीके से किताबों को रूप दे दिया जाता था। इस शैली को हम कहते हैं अकार्डियन शैली। यदि आप सही जवाब दे पा रहे होंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है आपको। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो यह है आपका डायमंड सूत्र। कौन सा? डायमंड सूत्र। आपने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो जाकर के पहले पढ़ ले। जापान का सबसे पुराना जो पुस्तक था यह है आपका डायमंड सूत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह का होगा, का कोरियाई संग्रह कौन सा है? मतलब बौद्ध ग्रंथों का जो कोरियाई संग्रह है, कोरिया में जो बौद्ध धर्म के जो किताब को ले जाया गया था और वहां पर जो कोरियाई संग्रह बनाया गया था कई सारे वुड ब्लॉक्स के मिला करके, वो कौन सा था? त्रिपिटका कोरियाना, साइबेरियन कोरियाना, सुकोरिया संग्रह या उल हक कोरियाना? आपको तुरंत जवाब देना है और बताना है ये कौन सा किताब था जो कोरियाई संग्रह बौद्ध ग्रंथ का है। तो ये है बच्चों त्रिपिटका कोरियाना। और इसमें आपको पता होगा, आपने यदि चैप्टर पढ़े हो, कि ये 180 ब्लॉक्स, सॉरी कई सारे वुड ब्लॉक्स को मिला करके जो है वो इसे बनाया गया था और इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड रजिस्टर में इसे शामिल किया गया था। कब? तो इसे 2007 में इसे शामिल किया गया था, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही पुरानी तकनीक को फॉलो करते हुए ये किताब को बनाए। तो ये जो कोरियाई संग्रह था, ये है आपका त्रिपिटका कोरियाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, चीन में वुड ब्लॉक्स, जो काठ की तख्ती होते हैं उसे वुड ब्लॉक्स कहते हैं, वुड ब्लॉक्स वाली छपाई की तकनीक को किसने यूरोप लाया? अब बच्चों ये क्वेश्चन आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बन जाता है जब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि यूरोप में ये तकनीक कौन लेके जाता है। ये तो चाइना में था ना, चाइना में स्टार्ट हुआ था, तो चाइना से यूरोप लेकर के ये टेक्नोलॉजी कौन जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है मार्को पोलो, कोलंबस, चंगेज खान या तो गुटेनबर्ग। आपको बताना है कि ये कौन व्यक्ति था जो वहां पर यूरोप लेकर के जाता है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मार्को पोलो। चलिए, आई होप आप इसका सभी का जवाब दे पा रहे होंगे बहुत आराम से। यदि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे होंगे। और यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मेरा राय होगा, मेरा सजेशन होगा कि आप जाकर के चैप्टर को पढ़े, क्योंकि बिना उसे पढ़े आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1448 में छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, कि बताइए कि आपको कि 1448 ईस्वी में, बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो 1448 के जगह पे मैं 1848 शायद आपको बता दिया था। तो वहां पर मैंने कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे दिया था कि यहां पर 1848 के जगह पे आपको सुधार करके 1448 कर लेना है। तो अब आप जवाब दे सकते हैं 1448 में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमओ हो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का। अगला क्वेश्चन, 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर के कौन जापान गया था? आपको बताना है कि चाइना से जापान और कोरिया वाले प्रदेशों में भी छपाई की तकनीक उसके साथ साथ फेमस हुआ, लेकिन आपको सोचना है कि चीन से जो है सो जापान को लेकर के ये तकनीक कौन लेकर जाता है? चीनी बौद्ध प्रचारक या भारतीय ऋषि या तो यूरोपीय सौदागर या मिस्रवासी? तो इसका जवाब होगा चीनी बौद्ध प्रचारक। चीनी बौद्ध प्रचारक ने ही यहां से मतलब चाइना से उठा करके और कहां पर? जापान की तरफ चले गए थे, ताकि वहां पर भी, और इस तरीके से वहां पर भी जो है सो छपाई की तकनीक का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन चुका है, आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आंसर क्या होगा। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब कौन सी थी? अब आप जानते हो कि ये गुटेनबर्ग जो है वो जर्मनी का रहने वाला एक व्यक्ति था, और जर्मनी का रहने वाला ये व्यक्ति ने सन 1448 ईस्वी में जो है सो एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करता है। इस प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली कौन सी किताब छापी गई थी? तो डायमंड सूत्र। अब डायमंड सूत्र तो आपने पढ़ा है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो वो है डायमंड सूत्र। बाइबल, इंडिका या रेनेशा, कौन सा होना चाहिए? जल्दी से बताना है आपको। तो इसका जवाब आपके सामने आ चुका होगा, ये बाइबल था। बाबू मैं आपको बता दूं कि बाइबल में सबसे पहले जो किताब छापी गई थी इसकी 180 कॉपी छापी गई थी, और इन 180 कॉपीज को छापने में 3 साल का वक्त लगा था, और ये 3 साल का वक्त उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट था। आज की छपाई की तकनीक के सामने, आज के प्रिंटिंग के सामने भले ये बहुत स्लो हो सकता हो, लेकिन उस जमाने में बाइबल की 180 कॉपीज बना लेना 3 साल के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला जो किताब छापने वाली मशीन या छपाई तकनीक वाली जो मशीनें थी उसकी मदद से सबसे पहली जो किताब बनाई गई थी वो था आपका बाइबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुलेखन शब्द का क्या मतलब होता है? आपको बताना है सुलेखन का अर्थ क्या होता है। सुंदर छपाई की कला, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, या सुंदर हस्तकला की कला, या एकार्डियन की किताब छापने की कला। आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए। तो सुलेखन का मतलब होता है बहुत ही सुंदर सुंदर लिख लेना। क्या होता है? याद करते जाओ।
सुंदर सुंदर लिख लेने की कला को हम बोलते हैं सुलेखन की कला। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सुंदर और शैलीबद्ध तरीके से लिखने की कला या लेखन की कला जो होगी, इसी को हम क्या कहते थे, सुलेखन कहा करते थे। और जिन्हें ये किताबों में जब प्रिंटिंग नहीं होती थी तो पहले जो लिखा करते थे उन्हें सुलेखनवीस या खुसनवीस या तो कातिब कहा करते थे। ये आपको याद रख लेना है। एक और क्वेश्चन हम लोग साइड से पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। एकदम तैयार हो जाइए और बताएंगे क्वेश्चन क्या है। गैली क्या होता था, बताना है। गैली क्या होता था? ये जो है धातुई फ्रेम होता था, चम्रपत्र होता था, ताम्रपत्र होता था या पांडुलिपि होता था। तो आपके सामने जवाब आ चुका होगा। ये जो है सो धातुई फ्रेम होता था, मतलब वुड ब्लॉक्स को संभाल के रखने के लिए एक धातुई फ्रेम बनाया जाता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, गैली कहते थे। अगला क्वेश्चन, मुद्रण और साहित्य के प्रसार को किन लोगों ने आलोचना की और चिंता व्यक्त किया? मुद्रण और साहित्य के प्रचार प्रसार कौन नहीं चाहता था? कौन नहीं चाहता था कि बड़े पैमाने पे प्रिंटिंग हो? कौन चाहता था कि प्रिंटिंग जो है वो रुक जाए, इससे क्या होगा, हमारा रेपुटेशन बचा रह जाए? ये कौन सोचता था? तो ये धर्मगुरु सोचते थे, बिल्कुल, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट की वजह से धर्म में भी बहुत गहरे बदलाव आते हैं। क्या ये सम्राट सोचते थे? बिल्कुल, क्योंकि इन्हें भी अपना शासन खो जाने का डर था। इसके बाद पुराने लेखकों ने, जो रूढ़िवादी विचार के धारा थे, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, एक्चुअली उन्हें लगता था कि समाज में बहुत तेज परिवर्तन आ जाएगा और हम जिस चीज को इतने वर्षों से फॉलो करते आए हैं ये तुरंत धाराशायी हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोग जो थे ये कभी नहीं चाहते थे कि मुद्रण संस्कृति जो है वो हमारे बीच में आए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा इनमें से सभी। आई होप आप जवाब दे पा रहे होंगे यदि आपने पढ़ा है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताते चले जाना है कि आप कितने सही आंसर्स दे पा रहे हैं, और हर एक का आंसर आप टाइप कर सकते हो मेरे साथ साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्टिन लूथर कौन था? बच्चों यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा मार्टिन लूथर कौन था। तो वो एक धर्म सुधारक था, वैज्ञानिक था, नाविक था या किसान था? तो आप अभी तक समझ चुके होंगे ये धर्म सुधारक था। अब ये धर्म सुधारक कैसे था, आइए कुछ पढ़ लेते हैं। जो मार्टिन लूथर था ये एक्चुअली में क्या किया, ये क्रिश्चियन धर्म मतलब ईसाई धर्म जो कि पुराने बाइबल को कभी फॉलो किया करता था। तो ये जो पुराने बाइबल था इसमें बहुत सारी कुछ गलत गलत कुरीतियां भी थी, जैसे हिंदू धर्म में भी शुरुआत में बहुत सारी कुरीतियां थी। तो वैसे ही ये जो मार्टिन लूथर थे वो पुराने बाइबल में से कुरीतियों को हटा करके और ये बाइबल का एक नया रूप, एक समझ लीजिए संशोधित रूप लाना चाहते थे, और इसी बाइबल को कहा गया न्यू टेस्टामोनी, है ना। न्यू टेस्टिमोनी कहा गया किसका, तो बाइबल का। बाइबल का जो न्यू टेस्टिमोनी था इसको फॉलो करने वाले जो लोग हुआ करते थे इन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट। क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट। तो याद रखना है आपको कि नया जो बाइबल था उसे फॉलो करने वाले व्यक्ति को प्रोटेस्टेंट कहा गया, और जो पुराने बाइबल को फॉलो करता था इन्हें कैथोलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, कैथोलिक कहा जाता था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इस तरीके से मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म को दो भागों में बांट दिया, एक कैथोलिक बन गए, एक प्रोटेस्टेंट बन गए। कैथोलिक पुराने बाइबल को फॉलो कर रहा है और जो नया बाइबल को फॉलो कर रहे थे उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। इस तरीके से जो है सो धर्म सुधारक था कौन, मार्टिन लूथर। चलिए वेरी गुड। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी में हुए आंदोलन को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कैथोलिक चर्च, कैथोलिक मतलब वही जो पुराने चर्च थे वहां उसके सुधार होने के लिए जो 16वीं शताब्दी में आंदोलन होता है उसे क्या कह सकते हैं? आप सोच के ऑप्शन देखिए और उसके बाद जवाब दीजिए। क्या उसे हम इंक्विजिशन कहेंगे, क्या हम उसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहेंगे, क्या हम उसे धर्म विरोध कहेंगे या धर्म क्रांति कहेंगे? तो इसका जवाब होगा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहेंगे, क्योंकि धर्म को सुधार करके बाइबल में नई चीजों को संशोधित करके और उन्होंने प्रोटेस्टेंट नाम का एक अलग सा एक ग्रुप बनाते हैं जो कि ईसाई धर्म का एक हिस्सा था। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? इसे भी आप VVI के ग्रुप में रख लेंगे क्योंकि ये कथन किसका है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना। किसने कहा था कि यदि मुद्रण नहीं आता तो शायद हम इतना बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते? धर्म में जो हम इतना बड़ा बदलाव कर पा रहे हैं ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? तो ये छपाई के तकनीक की वजह से हो रहा है, मुद्रण की वजह से हो रहा है। तो कौन कहता था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये किनका मानना था? ये क्या ये गुटेनबर्ग थे, क्या ये इरेस थे, क्या ये मार्टिन लूथर थे या ये मकाई वर थे? तो आपको जवाब देना है, इसका जवाब हो जाना है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जिन्हें प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है, यही इन्हीं का कहना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। चलिए आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन,
किनकी किताबें फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दिया था? अब आपको सोचना है कि फ्रांसीसी क्रांति में भी आप जानते हो कि मुद्रण संस्कृति का बहुत अहम योगदान रहा है। तो कैसे, आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा को मुद्रण के जरिए बहुत ज्यादा फैलाया गया और जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा मिलता है? तो आप जान सकते हैं, इसका ऑप्शन आपके सामने है रूसो और वोल्टेयर, जॉर्ज एलियट, ब्रोंटे सिस्टर्स या सोरेनसन। कौन ये व्यक्ति होंगे जिनके वजह से फ्रांसीसी क्रांति होती है? तो आप जानते हैं इसका जवाब होना चाहिए रूसो और वोल्टेयर। बच्चों, ये वैसे लोग थे जिनकी विचारधारा की वजह से फ्रांसीसी क्रांति जो है वो एक निरंकुश शासक के हाथ से निकल करके और नेशनल असेंबली वहां गठन होती है और किस तरीके से निरंकुश शासक जो होता है उनको वहां की राजगद्दी छोड़नी पड़ जाती है। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति होता है और ये क्रांति के पीछे जो है दो अहम बड़े दार्शनिक का हाथ रहता है, उनकी विचारधारा होती है जिसे मुद्रण संस्कृति के जरिए जो है सब फैलाया जाता है और वे इतने बड़े क्रांति को सफल करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करने वाले ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार किनके कारण संभव हुआ? कहने का मतलब, क्वेश्चन में इजी कर देता हूं, क्वेश्चन बोलता है कि आपके परंपरा को फॉलो करना, अंधविश्वासों को मिटाना या पुरानी परंपरा को हटाना या निरंकुशवाद की आलोचना करना, उसकी निंदा करना, उसको बुरा कहना, यदि बुरा है तो बुरा कहना, इन सभी चीजों को बड़े पैमाने पे इन विचारों को फैलाने की जिम्मेदारी किसकी वजह से कंप्लीट हो पाई? तो ये हो पाया फ्रांसीसी क्रांति के कारण या मुद्रण के कारण या राष्ट्रवाद के कारण या उपनिवेशवाद के कारण। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका मुद्रण के कारण। यदि मुद्रण नहीं होता तो इतने बड़े लेवल पे जो है उस समाज को बदल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुद्रण के आने से विचारों में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ती है और समाज बहुत तेजी से बदलना शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आज आ रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? क्या वो फ्रांसीसी थे? क्या ये फ्रांसीसियों के द्वारा लाया गया था? क्या ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, डचों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? आपको जल्दी से बताना है किसके द्वारा लाया गया था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कौन लाया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है वो जो है सो अपने देश से लेकर के, यूरोप से लेकर के भारत की तरफ गोवा में आए थे। ये आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग अभी तक 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन बताना है, प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहला वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? क्या वो पायोनियर था? क्या ये बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका या सुलभ समाचार? कौन सा होगा आपको बताना है जल्दी से। तो इसका जवाब होगा बंगाल गजट। क्या होगा? बंगाल गजट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार बंगाल गजट निम्न में से किसने प्रकाशित किया? बताना है आपको कि अंग्रेजी भाषा का यही जो सबसे पहला समाचार पत्र था, जो कि वीकली मैगजीन था एक तरीके से, ये पहला अखबार बंगाल गजट किसने प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्या वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, विलियम बोल्ट्स थे या अल्फ्रेड मार्शल थे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हमने पढ़ा भी है कि कैसे हिक्की का जो न्यूज़पेपर है उसका हेडलाइन के माध्यम से, बहुत ही अच्छे से इमेज के माध्यम से हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा है। तो आई होप आपको याद होगा कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है वो सबसे पहले बंगाल गजट को भारत में लाया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी एवं समाचार चंद्रिका के प्रकाशक कौन थे? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन है संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका, इन दोनों का जो है सो पब्लिशर कौन था, इसका प्रकाशक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय या लोकमान्य तिलक। तो आपका जवाब अभी तक मिल गया होगा आपको कि ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर प्रेस छपाई में कौन एक बोर्ड होता था? आपको बताना है कि लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड कौन होता था? क्या वो प्लैनेट, ऑर्जेट या प्लोनटेर या प्लाटेन था? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। लेटर प्रेस की छपाई में कौन सा एक बोर्ड हुआ करता था? बोर्ड, एक बोर्ड जो होता था वो कौन सा था? तो आपका जवाब होगा इसमें प्लाटेन। आपको याद रख लेना है, ये प्लाटेन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित हुआ? आपको क्या बताना है कि तुलसीदास ने जिसे लिखा था रामचरितमानस, इस रामचरितमानस को 1810 में कहां प्रकाशित किया जाता है?
आपके सामने क्वेश्चन है गोरखपुर, कलकत्ता, बनारस या दिल्ली। आपको बताने हैं कौन सा सही जवाब होगा और आप अभी तक आपको आंसर मिल गया होगा, ये है आपका कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहले रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था 1810 में, वहीं से प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी? आपको बताना है जाति प्रथा पर अत्याचार जो होती थी इसके विषय में उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। तो ज्योतिबा फूले का सबसे फेमस किताब यदि अभी तक का कोई है तो वो है आपका गुलामगिरी पुस्तक। कौन सी है? तो गुलामगिरी पुस्तक, इसे आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ये गुलामगिरी होगा जिसे ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा है? तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके सामने, ताराबाई शिंदे, रस सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई या राम चड्ढा। इस सारे ऑप्शंस को देख करके आपने यदि थ्योरी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो है सो आपका रस सुंदरी देवी थी। रस सुंदरी देवी ये वही महिला थी जिन्होंने रात के अंधेरे में दिए के नीचे जो है सो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती हैं। इन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि ये रात के दिए में एकदम अंधेरे में बैठ करके किचन में, जब अपने मायके में थी, जब अपने ससुराल चली गई थी उस समय भी ये किचन में छुप छुप करके दियों के पास बैठ करके और ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती है। और इन्हीं की आत्मकथा जो है उसका नाम है अमर जीवन। एक्चुअली ये बांग्ला में लिखा हुआ इसलिए अमर जीवन है, मतलब हमारा जीवन, ये इसकी आत्मकथा थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो हमारे सामने क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ये आपका सही जवाब होगा 1873, 87, 78 या 58। तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बच्चों ये एक ऐसा एक्ट था जिसके वजह से भारत में जितने भी किताबें पब्लिश होनी थी इन सभी के ऊपर अब कंट्रोल कर लेगा कौन? तो हमारा ब्रिटिश हुकूमत। अब वो इन सब चीजों पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने लगा कि कौन सी किताबें जो है वो बिकेंगी और कौन कौन सी किताबें नहीं बिकेंगी, क्योंकि इन सभी किताबों के पब्लिश मात्र होने से ही लोगों में क्रांति की एक नई ज्वाला भड़क जाती थी और बहुत बड़ी क्रांति होने की एक संभावना बन जाती थी। इसीलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था और ये आया था आपका 1878 में, याद रखना है 1878 में ये एक्ट आता है। में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार कौन सा था? बताना है आपको कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो कौन से अखबार किससे जुड़े हुए थे। क्या वो नया पंजाब, केसरी, स्वराज या यंग इंडिया? तो आपको बताना है जल्दी से इसका जवाब, और इसका जवाब हो जाने वाला है केसरी। बाल गंगाधर तिलक केसरी नाम के न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया है? महात्मा गांधी का इनमें से कौन सा पत्र से ये संबंधित थे? तो ये है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, इसका जवाब होने वाला है यंग इंडिया। एकदम क्विक रिवीजन करना, एकदम फटाफट बताना है सारे क्वेश्चंस को। और यदि आप बता पा रहे हैं और यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स को नोट करते चले जाना है और बताना है कि आप किस रैंक पे लाइक कर रहे हो। इस चीज के बारे में अपने आप को आंकना बहुत जरूरी है। अपने आप को जरूर समय समय पर आपको आंकना होगा, अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हम कहां पे लाइक करते हैं, हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, ये जांचना बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जांचते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्थिति कहां पर है। इसीलिए अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन है कि किसने कहा था स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि किसने कहा था कि ये जो स्वराज की लड़ाई है ये दरअसल अभिव्यक्ति की, प्रेस की, सामूहिक के लिए एक लड़ाई है, सामूहिकता की एक लड़ाई है। तो ये कहने वाले जो थे उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वराज की लड़ाई जो है वो दरअसल अभिव्यक्ति, मतलब हमारे पास जो बोलने का अधिकार होता है इसकी लड़ाई है। प्रेस की लड़ाई है, हम बहुत ही आराम से जनता की चीजों को हम नेताओं तक पहुंचा सकते हैं या तो सरकार की चीजों को हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये आजादी यदि हमारे पास नहीं है तो हम इसे कभी भी स्वराज नहीं कह सकते। तो स्वराज की लड़ाई जो होती है वो एक्चुअली में अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए ही हो रहा है। ये किसका कहना था? तो ये महात्मा गांधी का कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग याद है आपको? यही है जिन्होंने सबसे पहले जो है आपका मशीन, मतलब प्रिंटिंग मशीन का जो है वो आविष्कार किया था। तो उसका नाम है जोहान्स गुटेनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन मतलब मुद्रण मशीन, मुद्रण यंत्र जो है उसका आविष्कार करने वाले जो है वो है गुटेनबर्ग। तो इनका जन्म किस देश में हुआ था बच्चों? आपके सामने अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। तो बताना है आपको कौन सा देश था? तो वो था आपका जर्मनी। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में किस रास्ते से चीनी कागज यूरोप पहुंचा था। आपको पता है कि चीन से इस टेक्नोलॉजी को यूरोप ले जाने वाला कौन था, तो वो था मार्को पोलो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चीनी रास्ते किस रास्ते के माध्यम से जो है वो चीनी कागज जो है वो यूरोप पहुंचता था। तो आपको बताना है क्या ये ग्रैंड ट्रंक मार्ग है मतलब जीटी रोड, क्या ये साइबेरिया है, रेशम मार्ग है या प्रशांत महासागर है। तो आप जानते हो बहुत ही पुराने समय से ही इस मार्ग के माध्यम से जो है सो बिजनेस होता चला आया था। तो यही वो मार्ग है रेशम मार्ग, जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ा करता था। समुद्री रास्ता भी हुआ करता था और स्थलीय मार्ग भी हुआ करता था। इसी के माध्यम से जो है वो चीनी कागज यूरोप पहुंचा करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक आई थिंक लगता है कब पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कब पब्लिश हुई। जापान का जो सबसे पुरानी पुस्तक है ये कब पब्लिश हुई, ये आपको बताना है। क्या ये 458 है, 789 है, 868 है या 668 है। तो इसका जवाब होगा जो सबसे पुरानी पुस्तक है जापान का, उसका नाम भी आपको याद होगा, ये है डायमंड सूत्र। क्या है ये? डायमंड सूत्र। ये जो सबसे पहले पब्लिश हुआ ये 668 ईस्वी में। कब बच्चों? आपको बताना है ये कब होगा, तो 668 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो इटली से वापस कब लौटे। क्वेश्चन ये है मार्को पोलो इटली कब वापस लौटा। अच्छा ये क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जो है सो वापस इटली कब लौटा, 498, 1493, 1293 या 1893। तो बच्चों इसका जवाब जो है ये होगा 1293। 1293 को जो है सो वापस जो है ये वो कहां लौट गए, इटली में। तो पहले कहां रहते थे, ये चाइना आए थे और चाइना में काफी दिन तो रह करके यहाँ का खोजबीन करके और इन्होंने प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर के और कहां चले गए, इटली चले गए। और इटली जब चले गए तो इस तरह से जो हमारा एशिया में मतलब चाइना में जो मुद्रण सामग्री थी इसके बारे में यूरोपियों को पता चला और धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो है सो इसका समझ लीजिए प्रिंटिंग का एक नया सा एक दुनिया सा खुल गया और वहां पर एक नई टेक्नोलॉजी का एक नया दौर आ गया जहां पर जर्मनी का गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस में एक और क्रांतिकारी बदलाव करके प्रिंटिंग को और फास्ट कर दिया, है ना। तो ये आपकी पूरी कहानी थी। अगला क्वेश्चन, वेलम क्या होते थे। वेलम, जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तब तक यूरोप के जो लोग थे वो छपाई का काम किस पे किया करते थे, ये वेलम पे ही किया करते थे। लेकिन ये वेलम है क्या, ये वेलम क्या धातु पत्र था, लौह पत्र था, ताम्र पत्र था या चर्म पत्र था। आपको बताना है ये वेलम क्या हुआ करता था। तो ये बहुत ही महंगा बच्चों, ये बहुत ही महंगा चर्म पत्र हुआ करता था। चर्म पत्र, ये चर्म पत्र मतलब चमड़े का बना हुआ पत्र हुआ करता था। ये इसे कहा जाता था वेलम। क्या कहते थे, वेलम। लेकिन ये अमीर लोग ही यूज कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था, तो इसे हम लोग कहते हैं वेलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब हमारे पास ज्यादा नहीं है, आज हम लोगों को 40 क्वेश्चंस का सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूं, उसमें से हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग को बाइबल की 180 प्रतियां बनाने में कितना समय लगा था। अच्छा इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। 180 कॉपीज बनाने में गुटेनबर्ग को कितना टाइम लगा था, 4 साल, 3 साल, 10 साल या 8 साल। तो जवाब आप अभी तक दे चुके होंगे, ये 3 साल था। 3 साल के समय में इन्होंने 180 कॉपीज बना दी थी, जो कि एकदम तुरंत बिक गया और दूसरा संस्करण भी तैयार हो गया। लेकिन ये 3 साल आप लोगों को लग रहा होगा इतना ज्यादा, लेकिन ये उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम समय था। बहुत ही कम समय में मतलब बहुत ही जल्दी ये काम कंप्लीट हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने किया है, बताओ। गीत गोविंद की रचना किसने किया है, जयदेव, तुलसीदास, रसखान या रामकृष्ण। तो इसका जवाब होगा जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद नाम की रचना लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग को बाइबल की 180 प्रतियां बनाने में कितना समय लगा। ओहो सेम क्वेश्चन, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जवाब तो पता ही होगा, ये तो 3 साल अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 16वीं सदी के मध्य में प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी और प्रतिबंधित किताबों की एक सूची रखना शुरू कर दिया। आपको पता है 1873 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है और इस प्रेस एक्ट के आने के बाद जो है सो भारत में जितने भी किताबें थी उस पर अब अंग्रेजों का एक तरह से समझ लीजिए कंट्रोल हो गया। उन्होंने प्रतिबंधित किताबों की एक लिस्ट रखना शुरू कर दिया और बोला जो किताबें बैन है उसे आप किसी भी तरह से पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ना तो ये किताब के व्यापारियों के पास होता था, ना तो प्रकाशकों के पास होता था जो उसे पब्लिश करते थे। ना तो पब्लिशर रख सकते थे, ना तो बुक्स सेलर रख सकते थे, कोई भी इसे बेच नहीं सकते थे क्योंकि ये प्रतिबंधित किताबें थी। ये ऐसे किताब थे जिन्हें मार्केट में ओपनली
बेचने से लोगों के अंदर विचारों की एक नई, समझ लीजिए कि लहर दौड़ पड़ेगा और क्रांति का संभावना बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे ऐसे किताबों के ऊपर बैन लगा दिया। तो क्वेश्चन है कि ये करने वाला कौन था? क्या ये रोमन कैथोलिक चर्च था, प्रोटेस्टेंट चर्च था, लुई 16वां था, या रूस के जार थे? तो आपको पता है ये रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा किया गया था, क्योंकि यही वो चर्च था जिसके माध्यम से मार्टिन लूथर जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म में लोगों को बांट देता है। ईसाइयों को इस तरह से बांटता है कि पुराने बाइबल अलग और नए बाइबल को मानने वाले लोग अलग अलग हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग जो है सो एकदम अंतिम स्लाइड पे पहुंच चुके हैं बच्चों। और अंतिम क्वेश्चन को बड़े एनर्जी, बड़े जोश के साथ आपको बताना है, और यदि आप जानते हो तो जवाब भी देना है। क्या करना है? जवाब भी देना है और आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होना चाहिए। तो बताना है, क्वेश्चन ये है कि जर्मनी में किन्होंने लोक कथाओं का संकलन 1812 में प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। 1812 में किसने गांव गांव घूम करके और इंपॉर्टेंट लोक कथाओं को कलेक्ट किया और उसे एक ही बुक में कंपाइल करके पब्लिश कर दिया? तो ये करने वाला कौन था? ग्रीम बंधु, अली बंधु, बरंटो बंधु या राइट बंधु? तो आपको याद रखना है ये थे आपके ग्रीम बंधु। ग्रीम बंधु ये वे बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये तो बंधु मतलब दो ब्रदर्स थे, और ये ऐसे दो भाई थे जो गांव गांव घूम करके जो है वो लोक कथाओं को इकट्ठा किया और उसे एक ही बुक में मिला करके संकलित करके 1812 में उसे पब्लिश कर दिया। क्योंकि जैसे ही मुद्रण स्टार्ट हुआ ना, बड़े लेवल पे जो है सो अब रीडर्स आ गए समाज में, सब बुक्स पढ़ना चाहते थे और नई विचारधाराओं के साथ जुड़ना चाहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस बनाया? अब बच्चों आप जानते हो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, फिर बाद में आप जानते हो कि कैसे भाप मतलब वाष्प से चलने वाली शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस बना, फिर बाद में बिजली से चलने वाला भी बना। तो अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब तो और भी फास्ट हो चुका है। लेकिन ये बताना है कि न्यूयॉर्क में किसने शक्ति चालित बेलनाकार ये बनाया था प्रेस? तो आपको बताना है क्या ये हॉलकर थे, या ये रॉबर्ट ओवेन था, रिचर्ड एम हो थे, या क्रोम ओलिवर थे? तो आपका जवाब अभी तक आ चुका होगा यदि आपने हमारा थ्योरी सेक्शन पढ़ा है। तो इसका जवाब है रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो के द्वारा जो है सबसे पहले शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को लाया गया था। कहां पर? न्यूयॉर्क में। तो आई होप आपने समझ में, आपको सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एकदम अंतिम स्लाइड पे हैं और हमने आज पूरी तरह से सक्सेसफुली 40 क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से हमने कवर किया है, और 40 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाए हैं और आप कहां स्टैंड करते हैं ये आप जांच पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत ही मजा आया होगा। एमसीक्यूज के इस लगातार सेशन में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बनाने में आज बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, वो सबसे पहले मेरा राय होगा कि आप जाकर के उसका थ्योरी सेक्शन पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से कहानी नहीं समझोगे तब तक हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। हिस्ट्री को जानना है तो सबसे पहले उन कहानियों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एकदम आराम से बैठ जाओ, एकदम अटेंशन के साथ, और तब पढ़ाई शुरू करो। उसके बाद आप एमसीक्यू जाकर के लगाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इस तरीके से आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो बच्चों आपके एग्जामिनेशंस भी बहुत नजदीक हैं, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा करके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर राइटिंग भी साथ साथ करते रहिए। आंसर राइटिंग से आपका फोकस बनेगा और आप बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड्स में स्कोर कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो आप अपना ये जो है मार्क्स जरूर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से ऐसे ही एक नए शानदार वीडियो के साथ। बच्चों यदि कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के साथ जो जरूरतमंद है उन्हें भी इसे शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।